बाल विकास विषय में आज हम संज्ञान के निर्धारक तत्व जानेंगे। इससे पहले हमने संज्ञान के बारे में जाना, फिर संज्ञानात्मक संगठन के बारे में जाना। अब संज्ञान के जो निर्धारक तत्व हैं, डिटर्मिनेट्स ऑफ कॉग्निशन, इनके बारे में जानेंगे कि इसके क्या निर्धारक तत्व हैं। तो इसके निर्धारक तत्व यानी सबसे 4 हैं, जैसे भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, आवश्यकता एवं लक्ष्य, शारीरिक संरचना और पूर्व अनुभव। तो सबसे पहले हम भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण यानी फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट के बारे में जान लें कि क्या है। व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्रिया पर उसके भौतिक और सामाजिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विभिन्न भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के कारण ही विभिन्न व्यक्तियों की संज्ञानात्मक रचनाओं में अंतर उत्पन्न हो जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में, जंगलों में, बड़े बड़े शहरों में, मैदानों में, रेगिस्तानों में रहने वालों, मध्य प्रदेश के आदिवासियों, नागाओं या मिजोरम के निवासियों आदि के संज्ञानों में उनके भौतिक पर्यावरण के फलस्वरूप अंतर पाया जाता है। यानी जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उसका संज्ञान पर प्रभाव पड़ता है। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण के कारण वे विभिन्न उद्दीपकों यानी स्टिमुलस का अलग अलग प्रकार से प्रत्यक्ष करते हैं। उद्दीपक तो जानते ही होंगे, यानी जो सामने क्रिया हो रही होती है उसको उद्दीपक कहते हैं। इसी प्रकार एक सामान्य भौतिक पर्यावरण के होते हुए भी विभिन्न जाति, संस्कृति, धर्म, वर्ग, सामाजिक स्थिति आदि के यानी जिस पद पर जो व्यक्ति है उन सब के अनुसार विभिन्न उद्दीपकों के प्रति विभिन्न व्यक्तियों का संज्ञान अलग अलग प्रकार से होता है। दूसरा है आवश्यकता एवं लक्ष्य। आवश्यकता एवं लक्ष्य, नीड एंड गोल्स, यानी ये भी प्रभाव डालता है संज्ञान पर। व्यक्ति के संज्ञान को प्रभावित करने वाला दूसरा और प्रमुख कारक है उसकी जरूरत और उसका जो लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ ना कुछ जरूरतें होती हैं जिनको पूरा करने के लिए यह विभिन्न लक्ष्यों का निर्धारण करता है। व्यक्तियों के लक्ष्यों एवं आवश्यकताओं में भी वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं तथा लक्ष्य के समान होने पर भी विभिन्न व्यक्तियों के उस लक्ष्य प्राप्ति के साधनों में भी ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं दिखलाई देती हैं। जैसे हम एक उदाहरण रूप में समझ लें कि आवश्यकता किसकी है? भूख की है। लक्ष्य क्या है हमारा? यानी हमें भूख है तो भूख की क्या है? आवश्यकता है। तो लक्ष्य क्या होगा हमारा? भोजन होगा। साधन क्या होगा? भोजन कैसे प्राप्त होगा? साधन क्या होगा? नौकरी होगा। और नौकरी, व्यापार, कृषि कार्य कुछ भी हो सकता है। आवश्यकता एवं लक्ष्य के वैयक्तिक भिन्नताओं के कारण भी व्यक्ति पर्यावरण की वस्तुओं को अपने विभिन्न ढंगों से प्रस्तुत करते हैं। जो भी वस्तु, विचार अथवा निर्णय व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं लक्ष्य के अनुकूल होता है उसे वह सहज रूप से प्रत्यक्ष कर लेता है एवं प्रतिकूल को ग्रहण करने की चेष्टा नहीं करता है। जो चीज़ उसके प्रतिकूल है उसकी वह ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की चाह नहीं करता है। चाह यानी चेष्टा। फिर है शारीरिक संरचना यानी फिजिक्यू। व्यक्ति के संज्ञान को प्रभावित करने में शारीरिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक संरचना विशिष्ट प्रकार की और अन्य व्यक्तियों से भिन्न होती है। शारीरिक संरचना यानी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। यानी कोई शारीरिक मानसिक क्रियाओं में भी भिन्न होता है। तो विभिन्न व्यक्तियों की संरचना और प्रत्यक्षीकरण की क्रियाओं में अंतर होना स्वाभाविक होता है। इसी कारण मंदबुद्धि की अपेक्षा तीव्र बुद्धि बालकों में संज्ञापन अधिक जटिल एवं अच्छी प्रकार से विकसित होते हैं। इसे इस प्रकार से व्यक्ति का स्वयं का आत्म प्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है सेल्फ कॉन्सेप्ट दूसरी यूनिट में।
नहीं, पहली यूनिट में। कुछ लोगों का आत्म प्रत्यय उनमें श्रेष्ठता की भावना भर देता है, जबकि कुछ लोगों में आत्म प्रत्यय का भाव यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट का भाव उनमें हीनता की भावना भर देता है। यही आत्म प्रत्यय व्यक्ति में आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उसमें कर्म लाता है यानी कमी लाता है। फिर है पूर्व अनुभव यानी प्री एक्सपीरियंस। व्यक्ति की संज्ञान संरचना को प्रभावित करने में पूर्व अनुभव का भी बहुत बड़ा स्थान है। अपने जीवन में मनुष्य विभिन्न उद्दीपकों के संपर्क में आता है, तरह तरह के लोगों के संपर्क में आता है और निरंतर आता रहता है, और उनके द्वारा जिस प्रकार के अनुभव होते हैं उनके प्रति वह उसी प्रकार का संज्ञान निर्मित कर लेता है। जैसे कि एक व्यक्ति है और उसके साथ 2-3 और हैं, तो वे क्या है उनके बारे में अलग अलग सोच लेता है कि ये इस प्रकार का, ये इस प्रकार का। उसे क्या कहते हैं? संज्ञान निर्मित कर लेना। संज्ञान रचना को प्रभावित करने वाले जो प्रभावशाली कारण हैं वो भौतिक और सामाजिक उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति के संज्ञानों में भी अंतर होता है, यानी अलग अलग अनुभव होता है। उनकी चेतना, उनकी अलग अलग प्रकार की प्रतिमाएं, रूप या दृष्टिकोण बनता रहता है, और किसी उद्दीपक के संपर्क में आने पर वह उसको अपने पूर्व अनुभवों के प्रकाश में अपना पूर्व अनुभवों द्वारा निर्मित विशिष्ट दृष्टिकोण से देखता है, उनकी व्याख्या करता है तथा उनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जैसे कोई अधिकारी है और उससे कहा जाए कि आप उस घटना के लिए अपने संज्ञान में लें, तो वो क्या है, उसके सामने जो भी घटना घटित हुई है उसको अपने बुद्धि या शारीरिक या अपनी चेतना के आधार पर, पूर्व अनुभव के आधार पर उसका क्या है यानी संज्ञान में लेता है। इसके बाद अब हम अधिगम में संज्ञान की भूमिका यानी अधिगम में संज्ञान की क्या भूमिका है उसके बारे में जानेंगे। रोल ऑफ कॉग्निशन इन लर्निंग, यानी संज्ञान और अधिगम दोनों ही शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण केंद्रीय कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले हम अधिगम में संज्ञान की भूमिका यानी पढ़ने में संज्ञान की क्या भूमिका है। बालक की अधिगम प्रक्रिया की सफलता पर उसका विकास निर्भर होता है, यानी व्यापक रूप से अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन से व्याख्यायित किया जाता है। इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है कि बालक क्या सीखता है और कैसे सीखता है, मतलब वह कैसे और क्या ग्रहण करता है, उसकी वृद्धि और विकास कैसे हो रहा है। ये ग्राह्यता यानी एक्सेप्टेंस, वृद्धि एवं विकास बालक के अंदर से आता है। ये सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बालक किसी अधिगम परिस्थिति यानी लर्निंग सिचुएशन में प्रवेश करता है तो उसके पास पहले के कुछ अनुभव होते हैं। इन पूर्व अनुभवों, पूर्व बोध ज्ञान का प्रयोग कर बालक को कठिन से कठिन प्रकरण समझाया जा सकता है। इसी को उन इनपुट कहा जाता है जो बालक के नवीन ज्ञान का आधार बनता है। जैसे बालक ने गिनती सीखी और तो गिनती सीखने के बाद क्या वह पहाड़ा सीख जाता है, और पहाड़े सीखने के बाद फिर वह गुणा भाग जोड़ घटा इन सबको करना सीख जाता है। तो क्या है, ये व्यक्ति के पूर्व बोध के आधार पर नवीन ज्ञान सीख लेता है। इसके बाद है किसी भी नई सूचना को ग्रहण करने पर संज्ञान की सहायता से व्यक्ति उस सूचना को प्रयोग में लाने का प्रयास करता है। इसका मतलब है जैसे कोई पालतू बिल्ली घर के किसी फर्नीचर के किसी भाग को खरोंचने लगे, अगर फर्नीचर के उस भाग पर कोई द्रव्य गिर जाए, जैसे कोई बिल्ली ऐब करती है तो दूध गिर जाए या कोई चाय गिर जाए या तेल गिर जाए, तो बिल्ली क्या है जल्दी ही समझ जाएगी कि जिस भाग को वह खरोंचना पसंद करती थी वहाँ से बुरी गंध आती है, तब उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उसे खरोंचने से रोक देती है। इसी प्रकार सुखद अनुभव प्राप्त करने पर बालक की सीखने की आकांक्षा और योग्यता दोनों का विकास होता है, और अप्रिय अनुभवों से बालक उस कार्य को त्याग देता है। थॉर्नडाइक ने इसे पसंद नापसंद का सिद्धांत दिया था। अधिगम और संज्ञान सभी के मस्तिष्क में होता है, परंतु कभी कभी इन दोनों को संबद्ध रिलेट करने के लिए निर्देशन एवं परामर्शन व विशेष प्रकार की सलाह की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि अध्यापक बालक को अक्षर का उच्चारण सिखाता है, लिखना सिखाता है। जैसे जैसे विद्यार्थी
प्रगति करता जाता है, वह लंबे तथा जटिल शब्दों को सीखता है और लिखता है, फिर धीरे धीरे वाक्य बनाने और स्वतंत्र रूप से लिखने में क्या है, प्रवीण हो जाता है। फिर है कुछ संज्ञानात्मक योग्यताएं अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। कैसे? क्रियाशील स्मृति यानी जो वर्किंग मेमोरी है, सीमित मात्रा में सूचनाओं को थोड़े समय तक सक्रिय रखती है। क्रियाशील जो वर्किंग मेमोरी है उसकी अपर्याप्त मात्रा बहुत से कार्यों के निष्पादन को प्रभावित करती है, जैसे सामान्य भाषा का प्रयोग, नेचुरल लैंग्वेज यूज और कौशल अर्जन यानी स्किल एक्विजिशन, ये सभी। फिर अधिगम के परिप्रेक्ष्य में तर्क की योग्यता विशेष रूप से अपना महत्व रखती है। यानी बालक के सामने कोई जटिल समस्या उत्पन्न होती है तो वह अपने पिछले अनुभवों के आधार पर समस्या समाधान के लिए परिकल्पना बनाता है, यानी अपने पुराने अनुभव के आधार पर वह उस समस्या का हल कर लेता है। अब सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का संज्ञान एवं अधिगम पर कैसा प्रभाव पड़ता है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले यानी कुछ जैसे उदाहरण रूप में समझ लें, शहरी छात्र अपेक्षाकृत अधिक निर्भीक एवं वाचाल होते हैं। देहाती छात्र प्राय संकोची और अंतर्मुखी होते हैं। शहरी छात्रों का सामान्य ज्ञान अपेक्षाकृत अच्छा होता है और उनका व्यवहार भी अपेक्षाकृत अधिक शिष्ट होता है। ये उनके शोध थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो रूरल के छात्र हैं वह शहरी छात्रों से भी अधिक प्रभावशील और व्यवहारिक हैं। कुछ अपवाद तो हैं ही। फिर है प्रेसी के अनुसार शहरी छात्र अपेक्षाकृत अधिक बुद्धि फलांक और ग्रामीण छात्र कम बुद्धि फलांक के होते हैं। गार्डन ने भी ऐसे ही कहा है कि पर्यावरण अनुकूल न रहने पर मानसिक योग्यता में ह्रास प्रदर्शित हो सकता है। जैसे गार्डन ने मल्लाहों के जो गार्डन थे उन्होंने मल्लाहों के 6 वर्ष से कम के बच्चों की मानसिक योग्यता 90 से 110 के बीच प्राप्त की, जबकि 9 वर्ष से अधिक बच्चों की मानसिक योग्यता मात्र 70 पाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि उचित प्रशिक्षण एवं पर्यावरण के अभाव में मानसिक क्षमता का ह्रास होता है। फिर है इसके बाद दूसरा शोध था शेरमैन, स्किल्स और ह्यूलर ने भी दिया था कि मत व्यक्त किया है इन्होंने भी, आर्थिक संकट के कारण मानसिक योग्यताओं का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जब व्यक्ति आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का विकास सही ढंग से नहीं होता है, और इन परिणामों से स्पष्ट है कि उचित अधिगम के अभाव में व्यक्ति में गुणों और व्यवहारों का समुचित विकास संभव नहीं हो पाएगा। सांस्कृतिक कारकों का योगदान अन्य अध्ययन से भी प्रमाणित हुआ है। किसी समाज या संस्कृति से बच्चों को विभिन्न प्रकार के वांछित व्यवहार सिखाए जाते हैं। यदि बच्चों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाती है तो उसका उन पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। वे इस प्रकार के व्यवहार सीखने में क्या है, रुचि लेते हैं। यही क्या है, सीखने में यानी अधिगम में संज्ञान की भूमिका है। धन्यवाद।